बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरे प्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरे किस तरह प्रोड्यूस होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरेज हैं जो हमारी मेडिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यूजेस हैं। कंटेंट हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन पे है। स्टैंड बेसिक फिज़िक्स है बिहाइंड दिस। पार्ट्स ऑफ एक्सरे ट्यूब क्या है, टाइप्स ऑफ एक्सरेज क्या होंगी और यूजेस ऑफ एक्सरेज क्या हैं, वो हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास इंट्रोडक्शन क्या है। तो इंट्रोडक्शन हमारे पास एक्सरेज का ये है कि इंट्रोडक्शन इसको सबसे पहले 1895 में विलियम रोंजन ने इसको दरियाफ्त किया था। जब स्टडी कर रहा था कैथोड रेज को गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उसने ये देखा कि एक ऐसी वेव्स पैदा हो गई हैं जो कि गिलास के साथ इलेक्ट्रॉन्स के टकराव की वजह से, इंट्रैक्शन की वजह से पैदा हो रही हैं। उसने इनको एक्सरेज का नाम दे दिया। ये अचानक इसे डिस्कवर हुई। नेक्स्ट ये कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज क्या हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज में ये है कि एक्सरेज भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का हिस्सा हैं, जैसे ब्लू लाइट है, रेड लाइट है। इसी तरह इसकी भी एक वेवलेंथ है जो कि स्मॉल वेवलेंथ तो वेरी हाई एनर्जी होती है। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल कॉल्ड फोटॉन्स एंड दे आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। एक्सरेज भी फोटॉन्स पे मुश्तमिल होती है। उनकी भी स्मॉल वेवलेंथ और हाई एनर्जी होती है और फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। जिस तरह गामा रे, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल वगैरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हिस्सा हैं, इसी तरह एक्स रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास अगर हम वेव्स लेंथ स्पेक्ट्रम को स्टडी करें, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गैमा रे की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, तो वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बात करें तो फ्रीक्वेंसी रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे और गामा रे की तरफ आएँ तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी के दरमियान और वेवलेंथ के दरमियान एनर्जी के साथ इन्वर्स रिलेशन है और फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और अगर एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी। ये हमारे पास डिफरेंट दिखाया गया। सेंटर में हमारे पास जो विजिबल रीजन है, जो हमारे पास कलरफुल रीजन है, इसको हम देखते हैं। इसके अलावा अगर हम एक्सरेज की बात करें तो एक्सरेज की एनर्जी गामा रे और अल्ट्रा वायलेट के बिटवीन है। उससे फिर विजिबल और इंफ्रारेड, माइक्रोवेव आते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज की प्रॉपर्टी वही लाइट वाली प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। इस वजह से ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन में ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। हाईली पेनिट्रेटिंग विद इन ओपैक सब्सटेंस में ये पेनिट्रेट कर जाते हैं ईजीली। इनविजिबल, इनको हम देख नहीं सकते हैं। उसके बाद फोटोग्राफिक प्लेट को ये ब्लैक कर देती हैं। अगर किसी गैस के अंदर गैस हम एक्सरेज को फॉल करवाएं तो गैस के मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर देती हैं। इसके बाद जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेशली क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा हैं एक्सरेज, जिसकी वजह से जितनी भी लाइट वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्सरेज की प्रॉपर्टीज़ ही होंगी। लाइट जैसे ट्रैवल करती, जो लाइट की स्पीड है सेम स्पीड वही होगी जो एक्सरेज की होगी, क्योंकि लाइट की स्पेक्ट्रम का लाइट की फैमिली का एक हिस्सा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। नेक्स्ट हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये एटम का स्ट्रक्चर है। एटम का स्ट्रक्चर में सेंट्रल पार्ट जो है वो न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जबकि उसके ऑर्बिट्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। इसके जो ऑर्बिट्स होते हैं जिनको पदार्थ बोलते हैं, इनमें के, एल, एम, एन, ओ, पी, इस तरह से हम इसको नॉमिनेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एटॉमिक नंबर देख लें तो किसी भी एटम में सबसे प्रोटॉन की तादाद, न्यूक्लियस में मौजूद एटम प्रोटॉन्स की तादाद को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और एक्सरे में हम हायर एटॉमिक नंबर के एलिमेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि लेड हो गया, जबकि लाइटर एलिमेंट को हम यूज़ नहीं करते क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर स्मॉल होता है।
और द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो हम एटॉमिक नंबर ऐसा एटॉमिक नंबर लेते हैं, ऐसे एलिमेंट लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा हो एक्स रे प्रोडक्शन में। अदरवाइज़ हम लो एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट चूज़ नहीं करते क्योंकि उसे एक्स रेज प्रोड्यूस नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज रेडिएशन ऑन द मशीन किस तरह प्रोड्यूस होती हैं। ये एक्स रे ट्यूब दिखाई गई है जिसका एक्सटर्नल लेड केसिंग है जो कि ऑब्ज़र्व करती है एक्स रेज फोटॉन्स को जो बाहर इमिट होते हैं। उसके बाद फिर गिलास इन्वेलप है जिसके अंदर गैस डिस्चार्ज ट्यूब जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर गैस होती है। फिर उसके दो इलेक्ट्रोड्स है, एक एनोड है और एक कैथोड है। साथ ही उसके एक एक्स रे बीम है, फिर टारगेट है, ब्रिलियन विंडो लगी हुई है, फोकसिंग कप है और ये ऑयल फॉर द हीट कंडक्शन, ये सारे इसके ऑपरेट नॉमिनेशन की हुई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये किस तरह काम करते हैं। पार्ट्स ऑफ एक्सरेज: एनोड, कैथोड, फिलामेंट, टारगेट एलिमेंट, फोकसिंग कप, बेरिलियम विंडो, ऑयल और कॉपर स्टेम हम यूज़ करते हैं। इसमें हम देख लेते हैं पहला फोकसिंग कप और एक्सरे कंपोनेंट्स में फोकसिंग कप का काम ये कि इलेक्ट्रॉन्स को एक पाथ प्रोवाइड करना, स्ट्रेट पाथ प्रोवाइड करना, जैसा कोलिमेटर करता है। सेकंड नंबर पे फिलामेंट है। फिलामेंट को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करते हैं, तो फिलामेंट का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करना थर्मोनिक एमिशन के थ्रू। थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम में जो कि मूव करती है टारगेट से निकल के, तो टारगेट की तरफ मूव करती है फिलामेंट से निकल के। चौथे पे वैक्यूम है, वैक्यूम क्रिएशन ज़रूरी है। उसके बाद टारगेट, पाँचवें नंबर पे टारगेट को जब हिट करते हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं और फोटॉन सॉरी इमिट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉपर स्टेम है। कॉपर स्टेम हम यूज़ करते हैं इसलिए कि कोई जब भी टारगेट के ऊपर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हिट करते रहते हैं वहाँ पे थर्मल टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, इसकी वजह से कॉपर स्टेम हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। या हम ऑयल यूज़ करते हैं। उसके बाद लेडेड गिलास है, इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो एक्सेस फोटॉन है रैंडमली कोई मूव कर गए इधर से इधर उधर, तो उनको वो ऑब्ज़र्व करके उनको लेड जो है एक्सरेज का एक बहुत ही अच्छा ऑब्ज़र्वर है जो कि एक्सरेज को ऑब्ज़र्व कर लेता है। 8 नंबर पे एक्सरेज है, वो एक्सरेज है जो टारगेट्स से हिट करने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्सरेज इमिट हुई हैं, वो शो की गई हैं। फिर 9 नंबर पे बेरिलियम विंडो दिखाई गई है। बेरिलियम विंडो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जितनी एक्सरेज आ रही हों सारी की सारी बाहर इमिट हो, ऑब्ज़र्व ना हो। बेरिलियम का काम ये है कि जितनी भी एक्सरेज होंगी इनको इसका क्योंकि ऑब्जर्प्शन कोफिशिएंट बहुत कम है, जिसकी वजह से जितनी भी हमारे पास वेव्स निकलेंगी एक्सरेज फोटॉन्स की फॉर्म में, वो सारी की सारी मोस्ट प्रोबेबली है वो सारी की सारी बाहर इमिट होंगी, वो ऑब्ज़र्व नहीं होंगी। तो इस तरह से हमारे पास एक एक्सरे ट्यूब्स जो है के अंदर एक्सरेज को हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं ताकि हमारे पास एक्सरेज इमिट हो सके। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास इन एक्सरे ट्यूब्स के कंपोनेंट्स के हिस्से हैं और उनके फंक्शंस मैंने लिख दी हैं। फोकसिंग कप, फोकस इलेक्ट्रॉन्स ऑन टारगेट, फिलामेंट्स का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन स्टेम, वैक्यूम, टारगेट एक्सरे क्या उनसे हम यूज़ करते हैं, कॉपर स्टेम हम क्यों यूज़ करते हैं, लेडेड ग्लास एक्सेट्रा। ये हमारे पास एक्सरे ट्यूब की डायग्राम दिखाई गई है, सैंपल दिखाया गया है कि एक्सरे ट्यूब किस तरह से होती है, कैसी होती है। देन टाइप्स ऑफ एक्सरेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सरेज, एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज होती हैं, दूसरी कंटिन्यूस और ब्रॉन्स्टर्लिंग एक्सरेज होती हैं। इनको भी हम पढ़ते हैं। एक्सरेज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज क्या होती हैं और कंटिन्यूस और ब्रॉन्स्टर्लिंग एक्सरेज क्या होती हैं। स्पेक्ट्रम्स को पढ़ने से पहले हम एक्सरे स्पेक्ट्रा को पढ़ लेते हैं जो कि हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सराज स्पेक्ट्रम होता है, दूसरा हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा होता है। यहाँ पे देखते हैं लाइन स्पेक्ट्रा और कंटिन्यू स्पेक्ट्रा क्या है। कंटिन्यू स्पेक्ट्रम जो कि तमाम फोटॉन्स एनर्जी या फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पर मुश्तमिल होता है उसको हम कंटिन्यू स्पेक्ट्रा बोलते हैं। कंटिन्यूस ऐसे स्पेक्ट्रा यानी कि उसके अंदर सारी एनर्जी की रेंज आ जाती हैं, इसलिए हम इसको कंटिन्यू स्पेक्ट्रा बोलते हैं। जैसे कि दिखाया गया एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी के दरमियान हमारे पास ग्राफ है, इसमें ये कंटिन्यूस कर्व आई, इसमें तमाम ऑल एनर्जीज़ की रेंज आ गई है अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ कह लें, फ्रीक्वेंसी कह लें।
तो ये हमारा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है, इसमें तमाम एनर्जीज आ जाती है, कहीं भी गैप नहीं मौजूद होता, इसे हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बोलते हैं। और ये अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी हो सकता है, वेवलेंथ भी हो सकता है, या एनर्जी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें तो लाइन स्पेक्ट्रम में हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ आती हैं, जो कि इट कंटेन ओनली सर्टेन इन रेंज। डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती है, कंटिन्यूस नहीं होती। ये देखो स्मॉल पीक्स हैं, 3 पीक्स हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये सिर्फ हमारे पास पीक्स हैं, बाकी पीक्स नहीं है, जो कि डिस्क्रीट वैल्यूज़ ही हैं। इस तरह से हम कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम के दरमियान डिफरेंस कर सकते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम में जस्ट हमें डिस्क्रीट मिलेंगी, लाइक अ कंटिन्यूस हमें नहीं मिलेंगी, क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के नाम से ही वाज़ह है कि लाइन स्पेक्ट्रम में जस्ट लाइंस मिलेंगी और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में हमें कंटिन्यूस वेवलेंथ एनर्जी मिलेंगी। और अगर हम कंटिन्यूस प्लस लाइन स्पेक्ट्रम दोनों को कंबाइन कर दें, और लाइन स्पेक्ट्रम को कंबाइन कर देने से हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो स्पेक्ट्रम एक्स रेज का स्पेक्ट्रम होगा, क्योंकि एक्स रे स्पेक्ट्रम होता है उसमें हमारे पास दो किस्म के ही स्पेक्ट्रम मिलते हैं। इसमें होता क्या है कि एक्स-रे स्पेक्ट्रम इज़ कंटिन्यूज विद अ लाइन स्पेक्ट्रम सुपर इम्पोज्ड ऑन इट। तो ये हमारे पास एक्स-रे का स्पेक्ट्रम मौजूद होता है, जो कि कंटिन्यूस प्लस लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर मुश्तमिल होता है। और ये हमारी जो भी एक्स-रेज होती हैं उसका स्पेक्ट्रम कुछ इसी तरह से ही मौजूद होता है, जिसके अंदर अब तमाम एनर्जी की रेंजेस आ जाती हैं। और ये जो हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास कुछ पीक्स होती हैं जो कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज के अंदर आ जाती हैं, जो हम के अल्फ़ा, के बीटा और के गामा वगैरह बोलते हैं। से हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बनता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन शेल्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के शेल्स जो उनसे लेबल होते हैं के एल एम एन ओ पी और क्यू के, जो कि इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट की तरफ जाते हैं, और एंड लोएस्ट एनर्जी टू हाईएस्ट एनर्जी इनकी एनर्जी स्टेट में हम जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स में के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, के शेल में। एम शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एन में हमारे पास 18 आ सकते हैं, और एन में हमारे पास 32। इसी तरह हम बाकी अगर शेल्स के भी निकालना चाहें तो हमारे पास फार्मूला होता है जो कि 2n का स्क्वायर होता है। इसके अंदर n की जगह पे हम 1 2 3 यानी कि शेल नंबर पुट करते जाएं तो हमारे पास हम बता सकते हैं कि किस तरह से किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। इसी तरह अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं टंगिस्टन की, कि जो टंगिस्टन का एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 74 है, उसका इलेक्ट्रॉन 74 है। तो कुछ इस तरह से उसके अंदर अरेंज किए गए हैं, जो कि के एल एम एन ओ पी के अंदर शेल्स के अंदर ये अरेंज किए गए हैं। ये शेल्स में पहले में 2 हैं, फिर 18, 2 8 18 32 और इस तरह आगे चलते जा रहे हैं। ये हम इलेक्ट्रॉन्स अरेंज है, सेंटर में इसके न्यूक्लियस है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन जो उनसे इनको हम बोलते हैं जो मदार में मौजूद हैं। द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज़ फॉर्म। अब अगर हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बात करें तो वो डिएक्सलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। डिएक्सलरेशन होता किस तरह, वो देखते हैं कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से इमिट होता है और वो टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करता है, तो टारगेट में मौजूद डेफिनेटली वहाँ पे टारगेट में न्यूक्लियस मौजूद होगा। तो जैसे ही वो स्ट्राइक करेगा न्यूक्लियस उसके ऊपर, एटम्स के ऊपर, तो वो जैसे न्यूक्लियस के करीब जाएगा तो वहाँ से वो डिएक्सलरेट हो जाएगा, अपना पाथ चेंज कर लेगा। पाथ चेंज होने की वजह से साथ ही वो जो अपनी एनर्जी भी लूज़ कर लेगा, और जो एनर्जी लूज़ करेगा वही एक्स रे फोटॉन की शक्ल में वो बाहर इमिट हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिएक्सलरेट हो गया फ्रॉम पासिंग द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी रिलीज़ होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, और वही काइनेटिक एनर्जी उसकी कन्वर्ट हो गई है एक्स रे फोटॉन में, जो हमें फोटॉन की शक्ल में मिल जाता है। और ये हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। इसमें रेंज ऑफ पॉसिबल एक्सलरेशन इज़ कंटिन्यूस है। इसमें जो भी हमारे पास कंटिन्यूस पोर्शन मिलता है वो हमें कुछ इस किस्म की एक्सरेज का ही मिलता है। जैसे न्यूक्लियस से टकराए, न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा तो डिएक्सलरेट हो जाएगी। और अगर हम लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें तो लाइन स्पेक्ट्रम इज फाउंड बाय द इजेक्शन ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर एनर्जी शेल्स एंड द सब्सिक्वेंट ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर शेल। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करता है तो वो उसको पोजीशन को चेंज कर देगा, वो उसको आउट कर देगा। अब उस जहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी,
जैसे ये देखिए इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आएगा ये इनर शेल ट्रांजिशन करेगा, मतलब कि इनर शेल को पहले ऐसे इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर देगा। अब वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। उस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए अब आउटर मोस्ट शेल से कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा ताकि इस वैकेंसी को फिलअप कर सके। अब इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा। या तो इलेक्ट्रॉन के शेल से, अगर एल शेल की वैकेंसी खाली हुई है तो वो फिर एम शेल से आएगा, या तो एन शेल से आएगा, या फिर ओ एंड पी शेल से वो इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए आएगा। के शेल से तो नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एल शेल का नॉकआउट हुआ है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन आएगा, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे एक जो वैकेंसी एल शेल में क्रिएट हुई है, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होने की वजह से यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गया। इस सेल को अगर ओ से आएगा तो हम यहाँ पे जो अगर एम से आएगा, एम से शुरू करते हैं, अगर एम से आएगा तो हम जो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे उसको हम एल अल्फ़ा कहेंगे। और अगर एन से आएगा तो हम एन एल बीटा कहेंगे। और अगर ओ से आएगा तो उसको हम एल गामा कहेंगे। अब ये जो सा इलेक्ट्रॉन आ रहा है फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल, ये प्लेस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ओ सेल से आएगा, तो इसको हम एल गैमा एक्सरेज कह देंगे। इसी तरह अगर के शेल की वैकेंसी क्रिएट होती है तो के शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन एल से आएगा या एम से आएगा या एन से आएगा, कहीं से भी आएगा, जैसे भी जहाँ से भी आएगा। अगर एल से आएगा के शेल की वैकेंसी को फिलअप करने के, उसको हम के अल्फ़ा कह देंगे। एम से आएगा तो बीटा कह देंगे, एन से आएगा तो गामा कह देंगे। इसी तरह हम आगे चलते जाते हैं। अब यहाँ पे एल शेल से इलेक्ट्रॉन, एल शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ओ शेल से आया इस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन फिलअप करेगा तो मूव करेगा तो उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी। एनर्जी लॉस होने की वजह से जो एनर्जी लॉस होगी वही एक्स-रे फोटॉन की शक्ल में वो एनर्जी इमिट हो जाएगी। एनर्जी लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू फोटॉन, क्योंकि जैसे ही वो नियर शेल में आएगा तो उसकी एनर्जी लॉस होगी। तो जो एनर्जी लॉस होगी वही एक्स-रे फोटॉन की शक्ल में वो इमिट हो जाएगी। और जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा वो हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, जो कि हमें सम कुछ पीक्स की फॉर्म में मिलेगा। जो कि उन पीक्स को हम के अल्फ़ा, के बीटा और के गामा कहते हैं। ओनली डिस्क्रीट फोटॉन एनर्जीज आर पॉसिबल। इसी वजह से हम इसको लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि हमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल मिलते हैं। अब ट्रांजिशन इन मेटल विद लार्ज एटॉमिक नंबर रिजल्ट इन फोटॉन एनर्जीज इन द एक्स-रे। के लाइंस और एल लाइंस कैसे बनती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये लाइंस कैसे बनती हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड से इमिट होकर किसी भी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करता है, सपोज हमने एल शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवाया तो कि या के शेल को, किसी भी इलेक्ट्रॉन को, अगर वो के शेल की वैकेंसी खाली हो रही है या तो फिर एल शेल की वैकेंसी खाली हो रही है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर उस वैकेंसी को, अगर सपोज कर लें कि के शेल की वैकेंसी को फिलअप करने के लिए एल शेल से इलेक्ट्रॉन आएगा तो हम उसको के अल्फ़ा कहेंगे और इसी तरह के बीटा और के गामा कहेंगे। अब हम के ग्राफ ड्रा करते हैं करेक्टरिस्टिक्स लाइन का। तो जो ग्राफ हमारे पास मिलेगा तो दोनों को कंबाइन, करेक्टरिस्टिक्स लाइन प्लस कंटिन्यूस, दोनों को हमें कंबाइन करने से, सुपर इम्पोज करने से मिलेगा। तो यहाँ पे हमें ये चार पीक्स नज़र आ रही हैं। बाकी हमारे पास सारा ग्राफ कंटिन्यूस है, सिर्फ ये चार पीक्स हैं। जो कंटिन्यूस ग्राफ है ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को जाहिर कर रहा है, और जो हमारे पास जो पीक्स हैं ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स कर्व्स को जाहिर कर रही हैं। जो कि नीचे वाली दो पीक्स हैं ये हमारे पास के अल्फ़ा की पीक्स हैं, और नेक्स्ट जो के अल्फ़ा के बीटा, और नेक्स्ट टू पीक्स हैं वो एल अल्फ़ा और एल बीटा की जो पीक्स हमारे पास मौजूद हैं। एल सीरीज़ और के सीरीज़। तो इस तरह से हमारे पास एक्स स्पेक्ट्रम का ग्राफ बनता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं